दोस्तों नमस्कार। आज हम ये चर्चा करेंगे कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, दुनिया का क्या हाल है। अगर हम आंकड़ों पे जाएं तो हालत बहुत खराब है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शायद भारत पे इसका असर कम होगा। ये अपने अपने एक असेसमेंट है, लेकिन मैं जो आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा और उन आंकड़ों के आधार पे हम चर्चा करेंगे कि हकीकत क्या है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। करीब 6 स्लाइड्स में आपके लिए बना के लाया हूं, जिसमें डेटा है और वो डेटा आपको बताएगा कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब से ट्रंप साहब ने घोषणा करी है अपने रेसिप्रोकल टैरिफ की, अमेरिकन मार्केट्स में, जिसको कहते हैं ब्लड बाथ, हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप देखें डो जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, वो करीब, अगर आप देखें, एक महीने में 10 साढ़े 10% एक महीने में वो गिर चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें, जो S&P 500 है, वो भी एक महीने में करीब 12% गिर चुका है। 12% का मतलब है कि अगर मार्केट की वैल्यूएशन $60 ट्रिलियन है, तो 10-12% का मतलब है $6 से 7 ट्रिलियन खत्म होना। $6 से 7 ट्रिलियन सिर्फ अमेरिकन मार्केट की स्टॉक मार्केट्स में वैल्यूएशन खत्म हुई है। बाकी दुनिया में जो हुआ है, अगर आप उसको भी जोड़ लेते हैं, तो एस्टीमेट ये है कि करीब $9 ट्रिलियन के आसपास दुनिया में कंपनियों की वैल्यूएशन ट्रंप के घोषणा के बाद खत्म हुई है। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा, इसकी चर्चा करेंगे। भारत को क्या करना होगा, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए हैं, भारत कहां पे खड़ा होता है। क्योंकि अक्सर मैं मीडिया में देख रहा हूं, लोगों की चर्चाओं में देख रहा हूं कि लोगों के पास पूरी जानकारी नहीं है। सारा डिस्कशन चाइना, इंडिया, अमेरिका को सोच के किया जा रहा है। ये अपने आप में सही सोच नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 ही देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं। अगर आप इस लाइन को देखें ध्यान से, ये लाइन वो है जो आपको ये बताएगी कि कितना टैरिफ इंडिया पे लगा है। जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, करीब 26% के आसपास 26% की ये लाइन है। इसका मतलब जितने ये देश हैं, इनके ऊपर 26% से ज्यादा लगा है, और जितने ये देश हैं, इन पे 26% से कम लगा है। और ये पूरी लिस्ट नहीं है। अगर आपको मैं और डिटेल दूं तो आपको ये लगेगा कि आने वाले समय में उतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि भारत पे असर कम होगा। हो सकता है कि ये परमानेंट डैमेज हो, ये सिर्फ थोड़े समय की बात नहीं हो, ये परमानेंट डैमेज हो। तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से और भारत की कंपनियों की तरफ से क्या तैयारी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम यहाँ की बात करें, जो ऊपर वाले कंट्री है, अगर आप ध्यान से देखें तो चाइना कहाँ आता है इस पूरी स्थिति के अंदर। अगर आप चल के देखें तो ये सारे देश हैं जो एशियन कंट्रीज हैं। अब जब वियतनाम की बात है, म्यांमार, श्रीलंका, वहां से कितना एक्सपोर्ट होता होगा, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज हैं जो एशियन है ज्यादातर, और ये अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अब रही बात दूसरी तरफ से, अगर हम देखें तो ये वो कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टैरिफ इंडिया से कम है, और ये कंट्री है ज्यादातर आपके यूरोप, उन पे टैरिफ इंडिया से कम है। पूरा का पूरा अफ्रीका इंडिया से कम है। पूरा मिडल ईस्ट इंडिया से टैरिफ कम है। लैटिन अमेरिका इंडिया से टैरिफ कम है। अगर आप आंकड़ों में देखना चाहें तो जो प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच के दौरान जो टेबल्स दिखाई थी, वो सारी की सारी मैंने डाउनलोड करके आप लोगों के लिए लेके आया। अब आप यहाँ पे देखिए स्थिति क्या है। आप छोटे मोटे देश छोड़ दीजिए, लेकिन भारत का चैलेंज अब किससे है, हम यहाँ से क्या एक्सपोर्ट करते हैं, हमें वो भी समझना होगा। हम हिंदुस्तान से जो अमेरिका चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, वो ज्यादातर कमोडिटीज है, पहली बात। दूसरी बात, हम एक्सपोर्ट करते हैं स्पेयर पार्ट्स, वो भी कैपिटल गुड्स के। हम पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देते, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम लोगों ने कभी इनोवेशन पे ध्यान दिया ही नहीं। अगर आप देखें भारत सरकार का स्ट्रेंथनिंग न्यू इंडियाज कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, 2016 में जो पॉलिसी लाए थे, इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी। अगर आप मेरे बाकी वीडियोस देखें, जिसमें मैंने कहा कि मेक इन इंडिया वर्सेस मेक इन चाइना, मेक इन अमेरिका वर्सेस मेक इन इंडिया, जो मैंने वो कंपैरिजन किया था,
आपको दोबारा देखना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस करना। हमने वो नहीं किया। हमने किस पे फोकस किया? हमने कहा प्रमोट टेक्नोलॉजी। कहां से? एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देगा कौन? चाइना, अमेरिका या कोई और? हम अपने देश में तो बना नहीं रहे। हमने यहां नहीं लिखा क्रिएट टेक्नोलॉजी, हमने नहीं कहा, या इनोवेट टेक्नोलॉजी, हमने ये भी नहीं कहा। हमने कहा प्रमोट टेक्नोलॉजी, तो इट कैन बी बोरोड टेक्नोलॉजी। मैं नया मोबाइल फोन ले लेता हूं, मैं मेरे घर में नया सीसीटीवी कैमरा लगा देता हूं, ये प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ऑटोमेशन कर लेता हूं, सॉफ्टवेयर बना लेता हूं, डिजिटाइजेशन कर लेता हूं, ये एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है। इसमें फर्क है। स्किल्स, एक्सपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉमन फैसिलिटी सेंटर। जब आप स्किल्स की बात कर रहे हैं तो क्या आपके इंस्टीट्यूट्स ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है ताकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे स्किल दे सकें? कितने ऐसे इंजीनियरिंग और आईटीआईज हैं जहां पे जो शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी स्किल डेवलपमेंट हो? सिर्फ फैकल्टी को कंप्यूटर देने से या इंटरनेट कनेक्शन देने से स्किल डेवलपमेंट नहीं होता, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए हमने क्या किया, ये अपने आप में सवाल है। इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स टू 7.5 लाख करोड़। हम सिर्फ अभी भी नंबर में खेल रहे हैं। इन विच सेक्टर? हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया। आईटी में कितना होगा, फार्मा में कितना होगा, टेक्सटाइल में कितना होगा, प्लास्टिक्स में कितना होगा, इसकी डिटेलिंग जानना जरूरी है, ताकि अलग अलग हमारे जो मंत्रालय हैं और जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं उनको ये कहा जाए कि भैया आपका ये टारगेट है, करिए। अभी हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको चाइना का मेक इन चाइना देखना चाहिए, मेक इन अमेरिका देखना चाहिए। वहां टारगेट स्पेसिफिक है, सेक्टर वाइज है, इवन यहां तक कि टेक्नोलॉजी वाइज नाम दिया हुआ है कि किस टेक्नोलॉजी पे हम कितना काम करेंगे। ग्लोस्टर मैन्युफैक्चरिंग टू टेक फॉरवर्ड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसके पीछे ना टाइमलाइन है, ना माइलस्टोन है, ना रिसोर्स एलोकेशन है। तो अब सवाल इस बात का है देखो कि इसमें हमको करना क्या है। हमारे लिए आज दोस्तों स्थिति ये हो गई है कि जब हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी कम हो रही है या लोग जो है सस्ते देशों में जाएंगे, तो भारत के नीचे जो देश हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, पूरा यूरोप का टैरिफ कम है, पूरे अफ्रीका में टैरिफ कम है, पूरे लैटिन अमेरिका में टैरिफ कम है, इवन दुबई वगैरह में कम है, सिंगापुर में कम है। अब मेरे को ये बताइए, क्या चाइनीज कंपनीज जाके वहां पे कंपनियां नहीं खरीदेंगी? आपने चाइना पे तो लगा दिया टैरिफ ज्यादा, अब वो जाएंगे केनिया, वहां से कोई टेक्सटाइल कंपनी खरीद लेंगे, केनिया से एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप क्या रोक सकते हैं? या वो लैटिन अमेरिका, ब्राजील जाएंगे, ब्राजील में कोई कंपनी खरीद लेंगे, वहां से वो एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या आप उनको रोक सकते हैं? क्योंकि उनको बाजार तो पता है, उनको सिर्फ सप्लाई बेस चाहिए और वो सप्लाई बेस भारत में नहीं आएगा। वो कोशिश करेंगे उन देशों में जाके कंपनियां एक्वायर करें, चाहे अमेरिकन कंपनीज एक्वायर करें या चाइनीज कंपनीज करें, या जिन देशों के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाए। इसमें बड़े बहुत ज्यादा देश नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ आपको वियतनाम में ज्यादा है, बाकी जितने भी देश हैं वो सब डिस्टर्ब्ड है, इकोनॉमी में कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। साउथ अफ्रीका है, ये 5-7 देश हैं जिनमें बड़े टैक्स हैं, इंक्लूडिंग चाइना। तो अगर चाइना में टैक्स लग गया, ऑस्ट्रेलिया में टैक्स कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या इन्वेस्टमेंट भारत आएगा, या बड़े देशों की बड़ी कंपनियां जाके नई कंपनियां खरीदेंगी दूसरे देशों में जहां पे टैरिफ कम है और वहां से अल्टरनेट सप्लाई चेन बढ़ाएंगे? तो सवाल इस बात का था कि क्या ट्रंप साहब का फॉर्मूला काम आएगा? क्योंकि अगर अमेरिका की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो भारत से करीब 30 से 40% ज्यादा है, और अगर ब्राजील में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वहां तो टैरिफ 10% है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी अमेरिका में सस्ता पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें भारत में अपनी सोच को थोड़ा खोल के देखना पड़ेगा कि हमारी रणनीति क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमारा मेक इन इंडिया शेयर है, वो जो सो रहा है, उसको हमें जगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, क्वालिटी को अपग्रेड करना और इनोवेशन पे ध्यान देना। क्योंकि जो कॉमन प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन नहीं होता है, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। वो आप ट्रेडिंग के लिए काम करते रहिए, लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में
भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा। जब एक्सपोर्ट रुक जाएगा, डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन घटेगा, तो एम्प्लॉयमेंट पे असर आएगा। जो हमारे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन होता है उस पे असर आएगा, और जो सरप्लस प्रोडक्ट है वो इंडियन मार्केट में जाएगा, तो यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं कि प्राइसेस पे प्रेशर पड़ेगा। लोग डिस्काउंट पे माल बेचेंगे, कंज्यूमर को थोड़े समय के लिए तो फायदा होगा, लेकिन बाकी कंपनियां जब एक दूसरे को अंडरकट करेंगी तो ओवरऑल इंडस्ट्री का नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति का नुकसान होगा। तो इस स्थिति में भारत की सरकार और भारत की कंपनियों की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या हम इस बारे में सोच रहे हैं? इस पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर मुलाकात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिलहाल वंदे मातरम।